हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। करण ने फैसला कर लिया था और दोनों ने मिलकर ये डिसीज़न लिया था कि अब लास्ट चांस है दोनों के पास अपना फैसला बदलने के लिए। फिर उसके बाद दोनों कभी एक दूसरे के सामने भी नहीं आएंगे और इस बार का फैसला काफ़ी पक्का था। कोमल विनीत भी पैलेस आ गए थे। दोनों ने भी मैचिंग किया था। कोमल ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी तो वहीं विनीत ने भी रेड कुर्ता विथ वाइट पैजामा पहना था। और मोहित की फैमिली, मधु की फैमिली और साथ ही साथ रोशनी की फैमिली को भी करण ने इनवाइट किया था। वो भी अपनी मॉम को काफ़ी बार मनाने के बाद ही ये हो पाया था। और मानवी अर्जुन दोनों भी आए थे। साथ ही साथ मोहित का बिजनेस पार्टनर और खुशी भी आए थे। उनकी भी शादी अभी अभी हुई थी। दूसरी तरफ मधु और मोहित कार में बैठे हुए थे। मधु कार को अपने घर की तरफ ना मोड़ते हुए देखकर मोहित से सवाल कर रही थी। मोहित, बोलिए ना, हम कहाँ जा रहे हैं। पर मोहित ने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से बैठा रहा। पर मधु का मन तो एक छोटे बच्चे से भी बुरा था। उसने मोहित को पूरी तरह से हिला दिया और कहने लगी, बोलिए ना प्लीज़ मोहित, हम कहाँ जा रहे हैं। मोहित मधु से परेशान हो गया, इसलिए उसने तेज आवाज़ में कहा, मुझे परेशान करना बंद करो मधु। पर मधु ने फिर से तेज आवाज़ में पूछा, नहीं, मुझे जवाब चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, बोलिए। फिर भी मोहित ने उसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन मधु ने 15 मिनट के रास्ते में मोहित को काफ़ी परेशान कर दिया और कार सीधा पैलेस के गेट से बाहर आकर रुक गई। फिर मोहित जल्दी से कार से बाहर निकल गया और बाहर निकलकर उसने मधु की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, कम विथ मी। मधु मुँह फुलाए हुए अपने हाथ बांधकर दूसरी तरफ देखने लगी और बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर यही है कि आप भी मुझसे बात मत करिए जाए। मोहित झुककर उसने मधु का हाथ पकड़ा, फिर ज़बरदस्ती से उसे बाहर निकालते हुए कहने लगा, मधु, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ का नाम सुनकर मधु की आंखें चमक उठी और उसने जवाब दिया, सच में मेरे लिए सरप्राइज़ है। मधु बाहर आ गई। फिर पैलेस को बाहर से ही इतनी खूबसूरती से सजा हुआ देखकर उसकी आंखें चमक उठी और उसने मोहित से सवाल किया, यह पैलेस इतनी खूबसूरती से क्यों सजाया हुआ है? क्या यहाँ पर किसी की शादी हो रही है? पर मधु को कोई जवाब नहीं मिला और मोहित उसका हाथ पकड़ा, फिर अंदर ले जाते हुए बोला, तुम मेरे साथ अंदर तो चलो। मोहित ने मधु का हाथ पकड़ा, फिर उसे अंदर ले जाने लगा। दोनों ने गेट पार किया तो मधु ने देखा कि सामने सभी लोग खड़े हैं, जिसमें उसकी फैमिली और काफ़ी सारे मेहमान, जिसे देखकर मधु खुश हो गई। फिर करण की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, यहाँ किसी की शादी है क्या? करण ने भी मधु की तरफ कदम बढ़ाए और दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। फिर करण ने मधु का हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मधु ने ये सुनकर तुरंत ही पूछा, भाई, आपको मुझसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये कहिए कि मुझे ये चाहिए, मैं आपको। मधु ये बोल रही थी कि करण ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम मोहित से शादी कर लो। मधु बोलते बोलते अचानक से रुक गई और ये सुनकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके चेहरे पर उदासी दिखने लगी, जिसे देखकर करण ने उसके हाथ फिर से पकड़े और कहने लगा, मधु प्लीज़ मना मत करना, सभी यही चाहते हैं कि अब तुम सभी के सामने शादी कर लो। मधु ने फिर से अपने हाथ छुड़ाए और कहने लगी, मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक आप नहीं करते। करण ने मधु का हाथ पकड़ा, फिर से बोला, क्या तुम मुझ पर एहसान करना चाहती हो? ये सुनकर मधु ने तुरंत ही करण के ओठों पर उंगली रख दी, फिर बोली, भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? इधर खड़े सभी काफ़ी दूरी पर थे, इसलिए किसी को भी करण और मधु की बात सुनाई नहीं दे रही थी, सिवाय मोहित के। मोहित मधु के कुछ कदम पीछे खड़ा था। वो भी दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था और करण ने मधु की उंगली अपने ओठों से हटाई और कहने लगा, अगर तुम मुझ पर एहसान नहीं करना चाहती तो तुम शादी कर लो। मधु की आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि वो अब ना नहीं बोल सकती थी।
और उसे इस बात का दुख था कि उसके भाई की शादी नहीं हुई और उसे मोहित से शादी करनी पड़ेगी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी दिव्या इन सबके पास आते हुए कहने लगी, अब शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, तभी तुम दोनों तैयार होने जाओगे। मधु ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, फिर करण से बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर करण ने मोहित की तरफ देखकर कहा, रूम नंबर 105 में तुम दोनों के शादी के कपड़े और बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं, जाकर तैयार हो जाओ। मधु का हाथ मोहित ने पकड़ा और दिव्या से मोहित ने कहा, हम दोनों तैयार होकर आते हैं। इतना कहकर मोहित मधु को अपने साथ ले जाने लगा और दोनों ही होटल के अंदर आ गए। फिर मधु ने मोहित से पूछा, क्या ये सही है? मोहित रुककर मधु की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो ये सही है। फिर मधु ने कोई सवाल नहीं किया और दोनों ही रूम में चले गए। इधर करण की नज़र रोशनी को तलाश कर रही थी, पर रोशनी उसे कहीं नज़र नहीं आई, जिसे करण को लगने लगा कि शायद रोशनी उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो यहाँ से चली गई। यही सोचकर करण ने गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, शायद मेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है। तकरीबन 39 मिनट के बाद मधु और मोहित बाहर गार्डन एरिया में आए। मधु ने पूरा गोल्डन कलर का लहंगा पहना था और उसने ज्वेलरी रेड कलर की पहनी थी। उसने दुपट्टे 2 कैरी किए थे, एक गोल्डन, सिर के ऊपर उसने रेड हैवी दुपट्टा ओढ़ा था, चेहरे पर उसने हल्का सा मेकअप किया था और लिपस्टिक उसने डार्क रेड लगाई थी। बाल भी उसने खुले छोड़ दिए थे, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। तो वहीं मोहित ने भी गोल्डन कलर का कुर्ता पहना था और पैजामा भी गोल्डन था और उसने अपने माथे पर साफा पहना था, जिसमें रेड कलर का डायमंड का ब्रोच लगाया था। दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली थी। वो दोनों ही एक रॉयल लुक दे रहे थे। यहाँ का डेकोरेशन भी दोनों पर अच्छे से मेल खा रहा था। मधु की आंखें आज नम थी, थोड़ी खुशी के कारण तो थोड़ी दुख अपने भाई के लिए। दोनों गार्डन में आ गए। फिर मधु मोहित के पापा और मॉम के पास गई और उसने उनसे शादी के लिए इजाज़त मांगी। रुक्मणी और मोहित के पापा को अब क्या ही शादी से एतराज़ होगा, दोनों ने ही हाँ कहा। इधर मोहित दिव्या और अतुल जी के सामने खड़ा था। उसने भी दोनों की तरफ देखकर कहा, अब तो आपको मेरी मधु से शादी हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना? दिव्या ने एरोगेंट से जवाब दिया, अब तुम शादी करने वाले हो, फिर मुझे कैसे कोई शिकायत होगी? खैर, वैसे भी ये सब हमारी मर्जी से ही हो रहा है। फिर करण ने टाइम देखा, अब बाकी थे सिर्फ 2 मिनट, पर उसने कहीं नज़र नहीं आई, जिसे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पंडित जी ने कहा, मुहूर्त का टाइम हो गया है, वर वधू आकर बैठ जाएं। ये सुनकर मधु मोहित ने एक दूसरे की तरफ देखा और मोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मधु के सामने किया और मधु ने अपना हाथ मोहित के हाथ पर रख दिया। फिर दोनों चलने लगे उस ओर जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था। दोनों ही मंडप के अंदर जाने लगे। दोनों ने अपना पहला कदम मंडप में रखा था कि ऊपर से वाइट और पिंक फूल दोनों के ऊपर गिरने लगे। मधु ये देखकर खुश हो गई और दोनों आकर मंडप में बैठ गए और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया था कि इतने में एक तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, रुक जाएं, ये शादी अभी नहीं हो सकती। ये आवाज़ जहाँ से आई उस दिशा में सभी मुड़ गए तो पीछे रोशनी रेड लहंगा पहने हुए और वाइट ज्वेलरी कैरी किए हुए तैयार होकर खड़ी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इधर करण, जो कि अपने आप को मना चुका था, वो अपने सामने दुल्हन का जोड़ा पहने हुए रोशनी को देखकर मानो अपनी जगह पर स्थिर रह गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही कुछ रिएक्ट कर पा रहा था और रोशनी मंडप की तरफ बढ़ते हुए मधु से बोली, मधु, तुम अपने भाई की शादी हुए बिना पहले शादी कैसे कर सकती हो तुम? मधु तो रोशनी को देखकर ही समझ गई थी कि रोशनी उसके भाई से शादी करेगी, इसलिए वो उठ गई और रोशनी की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरे भाई की शादी और मेरी शादी अब साथ में होगी।
फिर मधु अपने भाई की तरफ मुड़ गई और अपने भाई का हाथ पकड़कर रोशनी के सामने ले जाकर खड़ी हो गई। करण अभी भी एक्सप्रेशनलेस के था। रोशनी ने करण की तरफ देखकर कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। करण ने अपनी पलकें झपकाई और शांत आवाज में बोला, क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रहा? रोशनी ये सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं, ये हकीकत है। अब हम शादी करेंगे, लेकिन इससे पहले। इतना कहकर रोशनी ने अपने मॉम डैड की तरफ देखकर उनकी तरफ बढ़ गई। फिर उनके पास जाकर उसने अपनी नज़र नीचे कर ली। फिर बोली, सॉरी मॉम डैड, मैं जानती हूँ कि मेरे पहले डिसीजन से आप खुश नहीं थे, पर अब मुझे आखिरी बार एक मौका देकर करण से शादी करने की इजाज़त दे दीजिए। रोशनी के मॉम डैड एक दूसरे के सामने देखने लगे। फिर उसके डैड ने कहा, ये शादी है, तुम एक बार इस रिश्ते में बन गई तो फिर ना कहने की और बार बार अपने फैसले नहीं बदल सकती, जैसे कि तुमने पहले सगाई में अपना फैसला बदला था। रोशनी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, अब मैं तैयार हूँ। इतना कहकर रोशनी की मॉम ने जवाब दिया, फिर मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम शादी कर सकती हो। फिर रोशनी के पापा ने भी कहा, हाँ तुम शादी कर सकती हो, हमें तुम्हारी शादी से कोई शिकायत नहीं है। रोशनी ने अपने मॉम डैड से थैंक यू कहा। उसके बाद वो दिव्या के सामने आकर रुक गई। फिर माफ़ी मांगते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आप मेरे सगाई ना करने से बेहद गुस्से में थी, पर अब सच में मैं करण से शादी करना चाहती हूँ। दिव्या ने यह सुनकर करण की तरफ देखा। करण ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखकर दिव्या ने कुछ दिन पहले की बात याद की कि उसने करण से कहा था कि शादी करने का फैसला उसका होगा। यही याद करके दिव्या ने रोशनी की तरफ देखकर भारी आवाज़ में कहा, हाँ तुम शादी कर सकती हो, लेकिन बार बार तुम करण से अब दूर नहीं हो सकती। करण की मर्जी हो फिर भी नहीं। रोशनी खुश हो गई। उसने थैंक यू कहा और दिव्या के गले से लग गई। फिर से पंडित जी ने कहा, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब बैठ जाएं। इतना सुनकर करण ने रोशनी का हाथ पकड़ा। फिर मंडप में ले जाते हुए कहने लगा, अब मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो हम शादी कर लेते हैं। करण लंबे कदम भर रहा था, जिसे रोशनी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, एक मिनट रुक जाएं, अभी मेरी एक विश बाकी है। करण ने रोशनी से नासमझी में सवाल किया, क्या बाकी है? इतना सुनकर रोशनी दूर हुई। फिर एक तेज म्यूजिक बजने लगा और रोशनी गाना बजते ही डांस करने लगी। करण रोशनी को देखकर मुस्कुराने लगा। उसे उसकी ये हरकत बचकाने लगी और रोशनी करण के पास आकर उसने करण के पीछे जाकर धक्का दिया और करण समझ गया था कि रोशनी की ये विश है कि उसकी शादी में वो ये डांस करे और सभी रोशनी के डांस करते देख तालियां बजाने लगे। अब करण शादी के लिए और वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो डांस करती हुई रोशनी के पास आया और रोशनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मंडप में ले जाते हुए बोला, अब मैं शादी के लिए और वेट नहीं कर सकता। पर करण सुनिए, रोशनी ने कहा, लेकिन करण ने उसकी बात नहीं सुनी और आकर मंडप में बैठ गया और इसी मंडप में मधु मोहित भी आकर बैठ गए। फिर पंडित जी ने मंत्र शुरू किए। मंत्र पढ़ने के बाद बारी आई फेरों की और चारों ने साथ ही फेरे लिए। फिर मधु से और फेरे नहीं लिए जा रहे थे, वो बहुत थक गई थी, जिसे मोहित ने मधु को अपनी गोद में उठाया और बाकी के सारे फेरे मोहित ने मधु को गोद में उठाकर लेने लगा और देखते ही देखते 7 फेरे पूरे हो गए और मधु के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई, जिसे देखकर उसकी आंखें दुगनी फैल गई, क्योंकि ऊपर झूमर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और तो और उसकी डोर टूटने की कगार पर थी। इसलिए मधु चिल्लाई, मोहित। इतना कहना था कि कुछ ही देर में वो झूमर नीचे गिर गया और वहाँ पर एक अजीब सी शांति छा गई और दिव्या चिल्लाई, मधु। इधर मोहित ने भी मधु को ऊपर देख रही थी तो उसने भी देख लिया था, इसलिए वो वक्त रहते मधु को मंडप से बाहर लेकर आ गया था। इधर करण ने रोशनी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ दोनों गिर गए थे और पंडित जी भी वक्त रहते उठ गए थे, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। दिव्या मधु के पास आई और मधु को देखकर हड़बड़ाहट में बोली,
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? मोहित ने मधु को गोद से नीचे उतारा और दिव्या ने मधु को गले से लगा लिया। तभी विनीत किसी शख्स का कॉलर पकड़कर यहाँ लाते हुए बोला, ये झूमर की डोर इसने काटी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मोहित की फैमिली वीर को देखकर शॉक्ड थी, जिसे रुक्मणी गुस्से से आगे आई और बोली, इसने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर रुक्मणी वीर के पास आई और वीर को थप्पड़ मार दिया और वीर ने गुस्से से कहा, मुझे मधु को मारना है, उसने मेरी शादी कोमल से नहीं होने दी। इधर मधु तो वीर को देखकर शॉक्ड हो गई थी। फिर उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी गंदी नज़र जो सब पर गड़ाए रहते हो, ऐसे इंसान से मैं कोमल की शादी क्या किसी की भी नहीं होने देती। फिर कैसे मैं कोमल की शादी तुमसे होने देती। मधु का इतना कहना था कि सभी को पुलिस के आने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सभी हैरान थे। किसी ने पुलिस को बुलाया और अमित पुलिस को लेकर आते हुए उसने वीर पर इशारा करते हुए कहा, यही लड़का है जिसने किसी की जान लेने की कोशिश की और इसका प्रूफ आप मंडप में देख सकते हैं। अमित के इस कदम से मधु हैरान हो गई थी। फिर पुलिस ने वीर को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी और करण ने विनीत से थैंक यू कहा, जिसे सुनकर विनीत ने जवाब दिया, थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू अमित को कहना चाहिए। उसने ही काफ़ी समय पहले वीर को देख लिया था और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, पर जब वो वीर को रोक नहीं पाया तो उसने मुझे ये बात कही, जिसे मैं वीर तक पहुंचा। तब तक वीर ने झूमर की डोर काट चुका था। मधु अमित के पास आई और बोली, थैंक यू अमित। अमित ने जवाब दिया, मुझे थैंक यू नहीं, माफ़ी चाहिए। मधु ने अपनी आंखें बंद की, फिर बोली, तुमने मेरे साथ गलत भी किया है पर अच्छा भी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। और पंडित जी ने कहा, अब आप दुल्हन की मांग और मंगलसूत्र कैसे पहनाएंगे? तो करण ने रोशनी का हाथ पकड़ा, फिर बोला, आप मंत्र शुरू कीजिए, हम यहीं से विधि पूरी कर लेते हैं, वैसे भी फेरे हम फेर चुके हैं। करण की बात सुनकर पंडित जी ने पूछा, आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? मोहित और करण एक साथ कहने लगे, नहीं हमें ऐतराज़ नहीं है। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़े और मोहित ने मधु को मंगलसूत्र पहनाने के लिए अपनी जेब से मंगलसूत्र निकाला। मधु अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मंगलसूत्र की तरफ देख रही थी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि मंगलसूत्र का जो स्टोन था वो मधु के पेंडल से बना हुआ था और मोहित ने मधु को पहनाने के लिए वो मंगलसूत्र आगे किया। फिर मधु को पहनाते हुए बोला, तुम चाहती थी ना कि तुम्हारे पेंडल से मंगलसूत्र बने, फिर मैंने इसे बना दिया। मधु चाहती तो यही थी, पर सच में ऐसा हो पाएगा उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें बाहर आई, पर उसने अपने आप को रोने से रोक लिया और मोहित से बोली, थैंक यू आज मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इस बात पर मोहित ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया। और इधर करण ने भी रोशनी को मंगलसूत्र पहनाया। फिर बारी थी मांग में सिंदूर भरने की। करण ने रोशनी की मांग में सिंदूर भरा तो वहीं मोहित ने मधु की मांग में सिंदूर भरा और इसी तरह दोनों की शादी की सारी रस्में पूरी हुई। रात हो गई थी। पैलेस के पीछे वाले हिस्से में खुले आसमान के नीचे झील का ठंडा पानी और रोशनी होटल के टेरेस पर बाउंड्री वॉल से टेका लगाकर खड़ी नीचे की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से आकर करण ने उसे अपने बाहों में भर लिया। फिर उसके गाल को चूमते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम? रोशनी ने करण के चूमने से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर करण का सवाल सुनकर अपनी आंखें खोलते हुए बोली, सोच रही थी कि अब हमारी शादी हो गई है, फिर हमें एक दूसरे की गलती को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर करण ने रोशनी को अपनी तरफ पलट दिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पहली बात कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी गलती की, और दूसरी बात ये कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ भी थी। रोशनी अपनी एड़ियों समेत खड़ी हुई। फिर उसने करण को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप भूल जाए, कुछ चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
ये सुनकर करण ने रोशनी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद करण रोशनी से दूर हुआ। फिर अचानक से उसने रोशनी को अपने बाहों में भर लिया और कहने लगा, अब हमें ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए और हमारे खूबसूरत सुहाग की रात के बारे में सोचना चाहिए। करण इतना कहकर रोशनी को नीचे रूम में ले जाने लगा और रोशनी उसके सीने पर मारते हुए बोली, करण आप थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। करण ने रूम का दरवाज़ा अपने पेट के सहारे से खोला और कहने लगा, अब शर्म कैसी, हम हस्बैंड वाइफ हैं। रोशनी ब्लश करने लगी थी और जब उसने रूम को इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और करण ने रोशनी को नीचे उतार दिया। कमरा वाइट और रेड फूलों से डेकोरेट था और छोटे छोटे कैंडल जले हुए थे जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बेड के इर्द गिर्द लाल फूलों की झाड़ी लगी थी जो नीचे तक लटक रही थी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। यह सब देखकर रोशनी ने हैरानी जताई और करण से पूछा, करण क्या ये रूम हमारी शादी के बाद सजाया गया है? अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल नहीं है। इतनी जल्दी कमरा कैसे सज सकता है? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये हमारी शादी से पहले सजाया गया था और मैंने डेकोरेशन करवाई है। ये सुनकर रोशनी ने कहा, तो आपको पता था हमारी शादी होगी? ये सब? करण ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं लेकिन मुझे एक उम्मीद थी, इसलिए मैंने पहले से तैयारी की। रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने आगे बढ़कर फिर से अपनी एड़ियों समेत खड़ी हुई और अपने ओठ करण के ओठों से जोड़ दिए और करण इस एहसास को पाकर बेतहाशा उसे किस करने लगा। रोशनी भी उसके किस करने से अपनी होश खो रही थी और करण का साथ दे रही थी। करण रोशनी का साथ पाकर खुश हो गया और रोशनी अपनी एड़ियों समेत खड़ी थी जिसे उसे अपनी एड़ियों में दर्द होने लगा था, इसलिए वो अपनी एड़ियाँ नीचे कर लेती है और करण उसकी तरफ झुक गया और रोशनी की कमर को उसने कसकर पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से तब तक अलग नहीं हुए जब तक दोनों को सांस लेने में तकलीफ नहीं हुई। फिर करण रोशनी से दूर होकर बेड तक ले गया और रोशनी को बेड पर बैठाकर उसने पूछा, क्या अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ? रोशनी ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई और करण का सवाल सुनकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो उसके काबू में नहीं था। और करण उसकी झुकी नज़र देखकर रोशनी के चिन को ऊपर करके बोला, मेरी तरफ देखकर कहो, क्या तुम्हें अब तो मेरे करीब आने से कोई शिकायत नहीं? करण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रोशनी उसके गले से लग गई और करण उसके गले लगने से समझ गया था कि अब रोशनी को उसके करीब आने से कोई शिकायत नहीं है। इसलिए उसने रोशनी के ब्लाउज की डोर खींची जिसे रोशनी सहर उठी और करण ने उसका ब्लाउज कंधे से सरका दिया और किस करने लगा। रोशनी यह एहसास पाते ही अपने हाथ करण के बालों में उलझाने लगी और करण जितना रोशनी उसके बालों में हाथ उलझा रही थी उतना ही करण अपने होश खो रहा था। फिर करण ने रोशनी के ब्लाउज को पूरी तरह से खोल दिया और उसे प्यार करने लगा। कुछ ही देर में दोनों बेड पर थे। दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े हुए थे और आखिरकार धीरे धीरे करके करण रोशनी एक हो ही गए। थोड़ी देर बाद रोशनी पेट के बल लेटकर अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और करण भी पेट के बल उसके बगल में लेटा हुआ था। वो उसे मुस्कुराते हुए देखकर करण ने सवाल किया, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? रोशनी ये सुनकर करण की तरफ थोड़ी खिसक कर उसने करण का एक हाथ लेकर अपनी कमर पर रख दिया। फिर सीलिंग की तरफ देखकर बोली, मुझे ये सब एक सपने की तरह लग रहा है, जैसे कि एक सपना हो और मैं अपने सपने में ये सब देखकर खुश हो रही हूँ। करण हल्के से मुस्कुराया और उसने रोशनी की कमर में एक चिमटी काटी जिसे रोशनी कसमसाते हुए बोली, करण क्या कर रहे हैं आप? करण अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाते हुए बोला, तुम्हें सपने से बाहर लाकर हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोशनी ने करण की पीठ पर मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। करण ये सुनकर अचानक से पलट गया और रोशनी को भी उसने पलट दिया। फिर रोशनी के ऊपर आते हुए कहने लगा,
बुरा किसे कहते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर करण ने रोशनी के पेट में गुदगुदी करने लगा, जिसे रोशनी जोर जोर से हंसते हुए करण को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं करण प्लीज़ मत करिए ना। और करण नहीं रुका और रोशनी के पेट पर गुदगुदी करता रहा, जिसे दोनों की हंसी की आवाज़ें शांत रूम में शोर कर रही थी और एक खुशनुमा माहौल बना रही थी, जो कि बेहद खूबसूरत था। रोशनी और करण के लिए दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश भी थे। 3 महीने बाद मधु की प्रेगनेंसी को 9 महीना होकर 10 दिन हो गए थे और आज उसे बहुत पेन हो रहा था, इसलिए उसे मोहित हॉस्पिटल लेकर आया था। मधु को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया था, तो वहीं मोहित की फैमिली, मधु की फैमिली, मानवी और रोशनी सभी यहाँ आ गए थे। सिर्फ विनीत नहीं आया था। 2 दिन पहले ही कोमल ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था और उस बच्ची का नाम रुक्मणी ने सालोनी रखा था, जो हूबहू विनीत की कॉपी थी। दिव्या भी ऑपरेशन रूम की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे के भाव बहुत मायूसी से भरे थे। वो इसलिए था क्योंकि मधु को उन्होंने डिलीवरी के दर्द में रोते हुए देखा था। जो इंसान आज उसे रोता हुआ, क्या उसके आंखों में आंसू भी नहीं, एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो आज उसे रोता हुआ देखकर उसका दर्द कम नहीं कर पा रही थी। यही सब सोचकर वो बहुत मायूस थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, कल का वीडियो इसका आखिरी पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा, तो प्लीज़ देखिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।